नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त ईरान पर है, क्योंकि ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है और जल्द ही उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस बीच खबर यह आ रही थी कि मुश्तबा खामनेई शामिल नहीं होंगे अपने पिता की अंतिम यात्रा में, लेकिन आईआरजीसी की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुश्तबा ने इसराइल को सीधी चुनौती दिया है और कहा है कि दम है तो रोक कर दिखाओ, यानी कि मुश्तबा खामनेई भी अपने पिता आयतोल्ला अली खामनेई के अंतिम यात्रा में शामिल जरूर होंगे। यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस बार अगर इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया, तो यह डोनाल्ड ट्रंप की बेंजामिन नेतन्याहू की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से डील लगभग पक्की हो चुकी है, यानी इस बार इजराइल को बचाने अमेरिका भी नहीं आएगा। ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। खबर आ रही थी कि मुश्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होंगे, अपने पिता को कांधा नहीं देंगे, लेकिन खबर अब यह आ रही है कि आईआरजीसी ने कह दिया है मुश्तबा खामनेई भी अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। और इजराइल को चेतावनी दी गई है, अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि अगर किसी तरीके से इस स्थिति में या इस अंतिम यात्रा में खलल डालने की कोशिश की गई तो उसके बाद जो होगा उसके लिए जिम्मेदार इजराइल और अमेरिका ही होंगे। इस खबर के सामने आने के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस के होश उड़े हुए मुश्तबा अब अपने पिता आयतोल्ला अली खामनेई के जनाजे को कंधा देने निकली जाएंगे। मुश्तबा खामनेई ने इजराइल को सीधे शब्दों में कह दिया है, अगर इजराइल में ताकत है तो वो मुश्तबा को रोककर दिखाए। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि तेल अवीव पर बरसने वाली मिसाइलों का सीधा अल्टीमेटम भी आप इसे देख सकते हैं। क्या है इस खुफिया रिपोर्ट में जो निकलकर सामने आई है? बताया जा रहा है कि पहले मुश्तबा नहीं जाने वाले थे, लेकिन अब मुश्तबा के जाने की बात सामने आई है। मुश्तबा ने आईआरजीसी के अधिकारियों के साथ सीक्रेट मीटिंग की है। इजराइल के संभावित हमले को लेकर मीटिंग की गई है। आईआरजीसी ने मुश्तबा को अभेद्य सुरक्षा कवच देने की बात कही है। आईआरजीसी के सुरक्षा कवच के आगे इजराइल का हर हमला नाकाम होगा। और मुश्तबा इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर यहां पर कुछ होता है, कोई भी मिस एडवेंचर करता है इजराइल या अमेरिका, तो फिर उसकी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों मुल्कों की होगी। दुनिया यह सोच रही थी कि जंग छिड़ी तो अमेरिका हर बार की तरह इजराइल को बचाने इस बार भी आएगा, लेकिन हो सकता है, खबर यह भी है कि ट्रंप और ईरान शांति वार्ता और पीस डील को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सीजफायर लगभग पक्की है, इसलिए अमेरिका किसी तरीके से यहां टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन इजराइल का क्या? इजराइल तो वो बला है जिसको टाला ही नहीं जा सकता। दोहा की टेबल पर ट्रंप टीम ने ईरान के साथ समझौता जो आगे बढ़ाया है, उसमें इजराइल अलग थलग दिख रहा है। यानी इस बार सुपर पावर अमेरिका क्या नेतन्याहू का साथ देंगे? पूरी दुनिया ये बात कह रही है कि नेतन्याहू इस बार ईरान से पंगा मत करना, क्योंकि इस बार ना तो वॉशिंगटन से मदद आएगी, ना तेहरान की मिसाइलों का कहर थमेगा। तो क्या इजराइल कोई आत्मघाती कदम उठा सकता है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ है, बहुत स्वागत है आपका। विंग कमांडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक सहाय, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज मीठी बोरवाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ होंगे, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, यूएस से लाइव, थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। पहला सवाल मेरा के सिन्हा सर से है। सर, मैं ये बात समझना चाह रहा हूं कि मुश्तबा खामनेई की अब इस अंतिम यात्रा में जाने की बात सामने आ रही है, तो क्या ये एक तरह से अपर हैंड है ईरान का कि हाँ हम जा रहे हैं, आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप देख लीजिए? और दूसरी तरफ सवाल इजराइल के कैरेक्टर का भी है, ना वो अमेरिका के कहने से रुकने वाला है और ना ही अमेरिका के धमकाने से रुकने वाला है, और ऐसे मौके इजराइल को चाहिए होते हैं। कासिम सुलेमानी की अंतिम यात्रा हो रही थी सर 2021 में, मुझे याद है, और उसमें भगदड़ मची थी सर, 56 लोग मारे गए थे, और इस बार तो सैकड़ों की नहीं लाखों की भीड़ जुटने वाली है। जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। देखिए इसके अंदर में ईरान का आधिकारिक तौर पे तो नहीं बयान आया है, ना आईआरजी से या ना ईरान से कि मुश्तबा मैनी इसमें शामिल होंगे। उनकी संभावनाएं थी, कुछ पहले रिपोर्ट चल रही थी शायद नहीं आएंगे, वो भी आधिकारिक नहीं था, और कुछ आने के अभी सोशल मीडिया में बहुत जोर है जिसकी आप वर्णन कर रहे हैं कि शायद वो आए। देखिए
मुश्तबा आ सकते हैं। मेरा भी आकलन है, क्योंकि वहां पर 90 देशों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और कहा जा रहा है ये ईरान का आधिकारिक है कि फ्रॉम 90 कंट्रीज जो डेलीगेशंस आई हुई हैं, और उन्होंने ये नहीं बताया कितने हेड ऑफ स्टेट्स हैं। हेड ऑफ स्टेट्स एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट एक आकलन कह रहा है 40 है। तो इस बीच में यदि इजराइल कुछ करता है तो बहुत बड़ी ये होगी। मेरे ख्याल से कोई पागलपन ही करेगा। नेतन्याहू साहब ये कह रहे हैं कि उनका लाइफ मिशन है कि उनको न्यूक्लियर नहीं बनाने देंगे, मगर इनको फिर से मारना, जो उन्होंने 28 फरवरी 2026 में किया, जिसमें अयतुल्लाह अल खमेनी की शहादत हुई, ये मेरे अनुसार वो नहीं कर पाएंगे। यदि मुस्तफा आते हैं तब ये कर नहीं पाएंगे। एक रिपोर्ट है, वो आधिकारिक है, वो फेक न्यूज या कोई ऐसा सोशल मीडिया का नहीं न्यूज है, जिसमें अमेरिका ने वार्न किया है IRGC। उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी खुफिया जानकारी आई है कि इजराइल ने कुछ प्लान सा बनाया है इस दौरान कुछ करने का, और उन्होंने 2 नाम जारी किए हैं, अब्बास अराक्ची और कालीबाफ का। ये आधिकारिक है, और वहाँ के पेपरों में आया है कि उनको ये बताया गया है खुफिया तौर पे कि उनकी प्लानिंग हो रही है एलिमिनेट करने की। तो मुश्तबा का आना, यदि आते हैं, अभी तक 28 फरवरी के बाद, जब से उनकी फादर की शहादत हुई है, उसके बाद तो नहीं आए हैं। कहाँ हैं, इसके ऊपर में भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ईरान में है कि कहीं वो रशिया में है। ये 2 जगह की बातें होती हैं, कभी कभी चाइना की भी बात आ जाती है। तो हैं, यदि वो आते हैं तो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से वहाँ की जनता को, क्योंकि 2 करोड़ लोग आ रहे हैं, 9 करोड़ लोग रहते हैं ईरान में, उसमें ऐसा प्लानिंग है कि 2 करोड़ लोग जनता इस प्रतिखाप की जो कार्यक्रम है 5 दिनों का, और खास करके 9 तारीख का, तो 9 तारीख में जब इतने हेड ऑफ स्टेट्स के बीच में मुश्तबा आते हैं और कहीं दिखाई देते हैं, किस तरह से आएंगे, अपीयरेंस वो हो सकता है, क्योंकि एक इनहेरेंट सिक्योरिटी मिलती है। नहीं तो फिर तो ये इजराइल के लिए, सर, ये इजराइल के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी ना। अगर उनको इस तरह का कोई जगह दिखता है तो उनको लगेगा कि भाई ये ठीक है, ये बहुत अच्छा मौका है। मैं फिरोज साहब का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं विंग कमांडर आलोक साह जी के पास, और हमारे साथ धीरज कौल जुड़ रहे हैं यूएस से लाइव। धीरज कौल, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज जी। जी, नो, आई टेंड टू सपोर्ट द फर्स्ट स्पीकर। एक्चुअली इजराइल का कोई ऐसे भरोसा है नहीं, वो कुछ भी कभी भी कर सकता है। मगर ये ईरान के लिए इतना बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच हो रहा है, जहाँ 90 से 100 देश के लीडरशिप, स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, डेलीगेशंस, ये मैसिव, और जो ईरान का एक उसकी जो एक लेवल हाई हुई है, ये खास करके 28 फरवरी के बाद, जब उसने बता दिया कि वो कंबाइंड माइट ऑफ अमेरिका और इजराइल के सामने खड़ा हो सकता है, उनको हरा सकता है। जो इजरायली मीडिया में आ चुका है कि ईरान ये वॉर एक्चुअली जीत चुका है, अमेरिकन मीडिया में भी, कंजर्वेटिव अमेरिकन मीडिया में भी ये सब बातें आ चुकी है। तो ईरान का दर्जा एक्चुअली बहुत हाई हो गया है। और हम लोग देख रहे हैं कि और एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसमें है कि ये पूरा फ्यूनरल सेरेमनी ईरान और इराक में कंबाइन हो रहा है। बिल्कुल, मतलब ये क्योंकि अमेरिका की कोशिश है कि ईरान, इराक, लेबनान, फिलिस्तीन सबको अलग किया जाए, मगर आज हम लोग देख रहे हैं कि जो देश 8-10 साल लड़े और जो सद्दाम को हटाया, उसके बाद आज ईरान और इराक इतने करीब आ चुके हैं। अभी भी अमेरिका का एक रोल है, क्योंकि वो उनकी इकोनॉमी के ऑयल वेल्थ को कंट्रोल करते हैं, मगर ईरान और इराक एक साथ इस पूरे सेरेमनी को कमेमोरेट करेंगे, ये बहुत बड़ी यूनिटी की बात है। हाँ, क्योंकि वो करबला की पाक सरजमी भी है, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाना है, वो भी एक रिचुअल है। तो ये अब अच्छा कह रहे हैं कि भाई दोनों देशों को एक साथ आने का एक बड़ा मौका भी है। जी, तो एक वो बात है। एंड आई थिंक दूसरा, जो अयतुल्लाह अली खमेनी का जो पूरा एक मार्टरडम का फिगर बना है, जो शिया थियोलॉजी में, शिया विचार में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आज वो एक वर्ल्ड लीडर करके उभर कर आए, एक मार्टर करके उभर कर आए, जो ईरान को, अथॉरिटी को बिखर रहा है। तो एक यूनिटी, इंस्टीट्यूशनल यूनिटी, कंटिन्यूटी, एक रेजिस्टेंस के एक रिस्पेक्टेड ग्लोबल फिगर करके उभर कर आए। और अगर 9 तारीख को, जैसे हमारे पहले वक्ता बता रहे हैं कि 9 तारीख को अयतुल्लाह अली मुस्तफा खमेनी भी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं इसको एक और अलग एंगल से देखता हूं। मैं देखता हूं कि भाई अमेरिका और इजराइल आए थे अयतुल्लाह अली खामेनी को मिटाने के लिए, वो उल्टा उनको हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गए।
मतलब अमरत्व का वरदान दे दिया अमेरिका और इजराइल ने उनको, उनका असैसिनेशन, उनकी हत्या करके। मतलब वो चाहते थे कि उनका नामो निशान मिटा दें, लेकिन ना नाम मिटा ना निशान मिटा। अब नामो निशान दोनों तब तक रहेगा जब तक ईरान रहेगा। तो धीरज कौल साहब, ये क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने? और 100 देशों को और एक पैनल में लाकर खड़ा कर दिया ईरान के साथ, और दूसरी तरफ वो 250। देखिए इसमें मास्टर स्ट्रोक, देखिए ये कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक जो मैं जिस एंगल से देख पा रहा हूं। उधर अमेरिका 250वीं आजादी का जश्न मना रहा है, जिसका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा अब से कुछ घंटों के बाद, और इधर ईरान 100 देशों को जमा कर रहा है। भाई आपके देश में, मतलब अमेरिका में तो 100 देश नहीं जुट रहे हैं उनके जश्न में, यहां ईरान में मार्टिडम के लिए 100 देश लगभग जुट रहे हैं। और विवेक जी, वहां ग्राउंड में 5 लोग भी नहीं जमा हो रहे। व्हाइट हाउस के सामने जो ग्राउंड है, जहाँ रॉक लगाया है, वहां 5 लोग भी जमा नहीं है। ये हाल है 250वें साल को लेकर। जी कौल साहब। तो मैं आपके मंच से कांग्रेचुलेट करूंगा जो भी भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं या ओवरऑल डेमोक्रेटिक बिलीव्स में बिलीव करने वाले लोग। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का 100 एज यू नो एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। वो एक अलग इशू है। लेकिन जिस क्वेश्चन पे आप पूछ रहे हैं कि क्या आयतुल्ला खुमैनी को मारने के बाद उसे एक तरीके से इमॉर्टल कर दिया गया है, तो मुझे लगता है कि आयतुल्ला खुमैनी रिलीजियस लीडर जो हैं, वो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बड़ी है। यहाँ पर भी जो शिया सेक्ट के लोग हैं, बेशक वो आयतुल्ला खुमैनी की पॉलिटिकल विचारधारा से अलग अपने आप को मानते हो, और कई जूइश लोग भी जिनसे मेरी बात हुई है, उनका ये मानना था एक वृद्ध इंसान जो एक रिलीजियस सेक्ट को लीड करता है, उसको ऐसे मार देना शायद कहीं ना कहीं पूरे एजेंडा को, मिडिल ईस्ट में पीस को रखने में वो कारगर नहीं होगा। और जो अब रिपोर्ट्स दिखाई दे रही हैं, जो आप ईरान से देख रहे हैं, जो उनकी निगोशिएशन टीम्स हैं, हमें जो अब दिखाई दे रहा है, कई यहाँ पे भी जो एनालिस्ट हैं जो बात करते हैं, उनका ये मानना है कि ये जो थर्ड लेयर ऑफ आईआरजीसी है, वो और भी ज्यादा कट्टरपंथी है एज कंपेयर टू जो इससे पहले थी। और कहीं ना कहीं जिन लोगों के हाथ में अब इस्तेमाल कर रहे हैं कौल साहब, कट्टरपंथी आईआरजीसी को कह रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा जस्टिफाई कर दीजिएगा। जी हाँ, कट्टरपंथी जो आईआरजीसी है, मतलब रिलीजियस फेनेटिक और मिलिटेंसी में बिलीव करने वाले लोगों की किडनैपिंग करने वाले, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने वाले, हमास को सपोर्ट करने वाले, टेरर नेटवर्क को फंड करने वाली जो आईआरजीसी है, उसकी जो अब लीडरशिप है वो और भी कट्टरपंथी है एज कंपेयर टू द वन बिफोर। तो इस वॉर से क्या हमारे को एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म से छुटकारा मिला? आई डू नॉट थिंक सो। दूसरी बात ये बिल्कुल सही है कि ईरान इसमें मोर पावरफुल, एटलीस्ट इमेज बिल्डिंग में तो निकल के आया है। डेफिनेटली उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स डेवास्टेटेड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पावर आयतुल्ला के हाथ में थी, अब वो ऑलमोस्ट सारी आईआरजीसी के हाथ में जा चुकी है। इस टाइम आईआरजीसी आप अमेरिकन को ऐसा क्यों लगता है कि भाई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंट्री या एक ही कंट्री है जो इस्लामिक कट्टरपंथी रिजीम को फॉलो करता है, या फिर वो फेनेटिक है? आप लोगों को पाकिस्तान क्यों नहीं दिखता? पहला हमला तो इस हिसाब से पाकिस्तान पर होना चाहिए। जी आपकी बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान भी उस लिस्ट में है। नॉर्थ कोरिया एक अलग। सर आप ईरान की लिटरेसी रेट को जानते हैं? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।